गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। अभी तक हम नीट, जे मेंस और जे एडवांस की सीरीज के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन एंड मैथमेटिकल टूल कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको नीट, जे मेंस और एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं वेक्टर। अभी वेक्टर क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, सपोज करो आप हो यहां पे, ये आपका है घर, ठीक है, ये आपका घर। आपके पेरेंट्स ने बोला आपसे कि आप मार्केट जाओ और मार्केट से आलू लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? आलू, ठीक है। और आपके पेरेंट्स ने बोला कि जो शॉप है जहाँ से आपको आलू लेकर के आना है वो आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। कितनी डिस्टेंस पे है? 1 किलोमीटर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे है? 1 किलोमीटर। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप पहुँच गए सीधे 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 यहाँ पे, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके। आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के बाद आप पहुंच गए 1 किलोमीटर। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा कि यहाँ पे तो शॉप नहीं है, कोई शॉप नहीं है यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आप गए। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ मिस की? तो जो चीज़ आपने यहाँ पे मिस की वो थी आपके पास डायरेक्शन। क्या थी वो? डायरेक्शन। यानी डिस्टेंस के साथ साथ आपने खाली मैग्नीट्यूड पे ध्यान दिया, जो डायरेक्शन थी वो आपने पूछी नहीं। तो अगर कोई आपसे ये बोलता कि 500 मीटर चलने के बाद, 500 चलने के बाद आपको राइट साइड में टर्न लेना था और टर्न लेने के बाद फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था? 500 मीटर। और यहाँ पे आपको शॉप मिलेगी, ये है शॉप। तो वेक्टर में हमने क्या समझा? इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए मैग्नीट्यूड का है उतना ही इंपॉर्टेंस मेरे लिए डायरेक्शन का भी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को मिलाकर के जब काम करेगी, यानी उसका कॉम्बिनेशन जो होगा, जितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैग्नीट्यूड का है उतना डायरेक्शन का, तो एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन दोनों को मिला करके जो कंडीशन बनेगी उसको बोलेंगे हम वेक्टर। तो वेक्टर को हम एक जनरल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो। अभी कुछ 3 तरह की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और मेरे पास टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस के साथ साथ आपको डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज अगर खाली 1 किलोमीटर आपको बोला जाए तो ये भी एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ना। आप अपने जो टारगेट है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें एक फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है जी। इसके बाद देखो, सबसे पहले मेरे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। जैसे एग्जांपल मेरे पास क्या होगा? डिस्टेंस, एनर्जी, स्पीड। डिस्टेंस होगा मेरे पास, एनर्जी होगी और यहाँ पे होगा स्पीड। स्पीड के बाद मेरे पास क्या होगा? अच्छा, ये देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्टेंस, एनर्जी, स्पीड, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। और सबसे पहले इसमें जो आता है एक मास। मास भी मेरे पास कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम को भी हम इसके अंदर रखते हैं,
एक होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर आल्सो इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक मेरे पास होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी हम थर्मोडायनामिक्स में जाकर के बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। एंट्रोपी का मतलब होता है कि रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर मेरे पास, और एक होता है मास। देखो मैंने यहाँ पे लिखा स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो मास, ठीक है, ये डायरेक्शन मेरे पास होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इस तरीके से होता है। अब मास का मतलब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का कुछ मास होगा। देखो अब इस मार्कर को मैं ऐसे रखता हूँ ईस्ट और वेस्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे रख देता हूँ नॉर्थ और साउथ में, या फिर इसको ऐसे रख देता हूँ, या फिर इसको ऐसे रख देता हूँ। इस मार्कर को मैं किसी भी ओरिएंटेशन में रखूँ लेकिन इसका जो मास है ना वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये जो मास है, ये मार्कर है, इसका जो मास होगा वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, खाली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए मास मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर को भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। जैसे टेम्परेचर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्शन होती है। अब टेम्परेचर में सपोज करो ये गिलास है मेरे पास, एक गिलास है, इसमें मेरे पास है वाटर और इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस गिलास को आप यहाँ नॉर्थ में रखो, ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, साउथ में रखो, इसका जो टेम्परेचर है ना फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा। और सेम कहानी मेरे पास डेंसिटी के लिए भी लिख सकते हो। डेंसिटी आल्सो स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी, कोई मास फिक्स है, सपोज को उसमें 10 मॉलिक्यूल है, इसको किसी भी डायरेक्शन में रखो, इसकी डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो इस तरह से मेरे पास होती है स्केलर क्वांटिटी जिनमें ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल मास, डिस्टेंस, एनर्जी, स्पीड, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, डेंसिटी। इसको नोट करो, फिर इसके बाद देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। चलिए, मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखते हैं इसके बाद बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, विच क्वांटिटी having these three basic condition। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें 3 बेसिक कंडीशन होती है मेनली, जिसमें सबसे पहले मेरे पास होता है मैग्नीट्यूड, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। एक मेरे पास होता है डायरेक्शन, इतना तो हमने पढ़ा है। अब यहां पे एक चीज और हो जाती है, वेक्टर लॉ ऑफ फॉलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और इट इज आल्सो अ कंडीशन, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी के, जैसे मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास होता है इंपल्स, मोमेंटम। तो ये सारी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें फोर्स को भी हम कंसिडर करते हैं, फोर्स को। तो एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कहने का पर्पज ये है कि अगर डायरेक्शन चेंज करने पे, ओरिएंटेशन चेंज करने पे अगर मैग्नीट्यूड भी पूरा चेंज हो जाए तो उसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे ये मेरे पास 4 मीटर, ये मेरे पास P, आप ऐसे चले 4 मीटर, उसके बाद आप चले 3 मीटर और इस पॉइंट Q पे पहुंच गए, तो आप किस डायरेक्शन में मूव किए। अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ, ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो आप ईस्ट की तरफ मूव किए। कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 7 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अब मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। देखो 4 मीटर चले P से, उसके बाद आप ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में चले, कितना
3 मीटर, कितना चले 3 मीटर। अब ये आ गया पॉइंट क्यू, ये नॉर्थ में आप चले। अब पी से अब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट आपका देखें तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस एक्स को मैं निकालना चाहूँ क्या लिखूंगा, √4² + 3², अंडर रूट लिखूंगा 16 + 9, ये आ जाएगा √25 और एक्स मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और यहाँ पे कितना है 7 मीटर, यानी डायरेक्शन देखो यहाँ पे भी 4 मीटर है, यहाँ पे भी 3 मीटर है, यहाँ पे भी 4 मीटर है, यहाँ पे भी 3 मीटर है। ये दोनों तो डिस्टेंस सेम चला एक तरीके से आप देखोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज विल बी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ऐसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फोर्स को देखो, अगर ये ब्लॉक रखा है m मास का कोई ब्लॉक रखा है मेरे पास एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये आपने फोर्स लगाया कितना F1 10 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लगाया आपने F2 = 5 न्यूटन, 2 फोर्स लगाए। अगर नेट फोर्स की मैं बात करूंगा, रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स ये कितना होगा 10 + 5 = 15 न्यूटन, क्योंकि दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा एक फोर्स का ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे F1 मेरे पास कितना है 10 न्यूटन और F2 को मैं इस डायरेक्शन में लगा देता हूँ 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो नेट रिजल्टेंट मेरे पास कितना होगा, एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन और दूसरा वेक्टर मेरे पास है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना होगा 5 न्यूटन। तो आपने देखा कि जब मैंने देखो फोर्स तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 5 है, बस मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया है और जैसे ही मैं ओरिएंटेशन चेंज करूंगा रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास चेंज हो जाएगी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि जैसे मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आप देखो कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट है, और दो वेक्टर जब अपोजिट होंगे इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये याद रखें आप, दो वेक्टर पैरेलल, एंगल बीच में होगा इनके 0 डिग्री, और दो वेक्टर आपस में अपोजिट होंगे इनके बीच का एंगल होगा 180। तो ये मेरे पास थी कुछ वेक्टर क्वांटिटी, इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। वेक्टर क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ऑन दिस बेसिक कंडीशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बात नोट करके आप लिखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, एक नोट करके आपको लिखना है पॉइंट, नोट करके क्या लिखेंगे, सम फिजिकल quantity, some physical quantity having both magnitude and direction but not follow vector law of एडिशन, बट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है मेरे पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होती है उनके पास, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, लेकिन उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, वो सिंपल एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती है। सिंपल फॉलो एल्जेब्रिक सम, सिंपल एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेंगी। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल सबसे पहले इसमें आता है प्रेशर। तो प्रेशर एक को हम एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? स्केलर क्वांटिटी की तरह। इवन इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये एक कंटेनर है मेरे पास। क्या है? कंटेनर। ये गैस इसमें फिल है N2। क्या है? N2। और प्रेशर यहाँ पे कितना है? मैंने माना इसमें प्रेशर है 80 किलो पास्कल। कितना प्रेशर माना? 80 किलो पास्कल। और दूसरा कंटेनर मेरे पास है
इसमें गैस, इसमें मेरे पास जो गैस है वो है ऑक्सीजन O2, और यहाँ पे प्रेशर कितना है इसको मान लेते हैं P1, ये P2 मेरे पास 40 किलो पास्कल। अब इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंबाइन कर देता हूँ। देखो ये मॉलिक्यूल मैंने फिल कर दिए O2 प्लस N2, ये मैंने कंबाइन कर दिया, मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो होगा P1 प्लस P2। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80, यहाँ पे 40, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 120 किलो पास्कल। कितनी हो जाएगी, 120 किलो पास्कल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर जो गैसेज है उनको मैंने अगर कंबाइंड किया तो सिंपल ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है। सिंपल फॉलो एल्जेब्रिक सम, सिंपल फॉलो एल्जेब्रिक सम। एक सिंपल एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, 120 किलो पास्कल। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम भी मेरे पास कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इवन टाइम के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसे है, जैसे हम बोल देते हैं कि टाइम बोल देते हैं कि जैसे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, इस तरीके से। तो टाइम भी क्या है, एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो ये भी कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। एक चीज आपने पढ़ी होगी, टाइम स्लिप। इवन आपने देखा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में इट हैज़ बीन प्रूफ कि एक ही टाइम पे एक पार्टिकल दो जगह प्रेजेंट हो सकता है। इट हैज़ बीन प्रूफ बाय थ्योरेटिकल। तो टाइम पैराडॉक्स की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, आपने सुना भी होगा कि टाइम ट्रैवल की जो इवेंट्स कई बार आपने सुने होंगे कि जैसे हम एक टाइम से दूसरे टाइम में जा सकते हैं टाइम ट्रैवल करके। तो आपने देखा होगा एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी बताई थी, इसमें बोला था कि हमारे चारों तरफ छोटे छोटे वर्म होल बनते हैं और वो इतने छोटे और इतने कम टाइम के लिए बनते हैं कि हम उनके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो अगर हमें एक ऐसा वर्म होल मिल जाए जो साइज में काफ़ी बड़ा हो और काफ़ी टाइम के लिए बने, अगर हम उसके अंदर मूव कर जाएं तो हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टाइम पैराडॉक्स। इसके बारे में बड़े कभी एक वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको सारी चीज़ें कैसे टाइम पैराडॉक्स काम करता है। ठीक है। खैर, टाइम स्लिप का मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंटली आप मूव वन टाइम टू अदर। ठीक। अगर एक यूनिवर्स जैसे मेरे पास है और एक मल्टीवर्स में अगर आप कोई ऐसा आपको रास्ता मिल जाए जाने का जिसमें टाइम ट्रैवल आप कर सको, तो उसी को बोलते हैं टाइम पैराडॉक्स या फिर टाइम स्लिप। ठीक है। थर्ड मेरे पास होता है करंट। करंट कैसी क्वांटिटी, करंट भी मेरे पास कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। कैसे? देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाता हूँ सिंपल इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस में बनाता हूँ। यहाँ पे सपोज करो करंट गया कितना, 2 एम्पियर, और यहाँ पे करंट कितना गया, 3 एम्पियर, और ये एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है। ये कुछ डिस्टेंस होगा R1, ये होगा R2। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा, ये होगा 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल 5 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ये सिंपल एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, एल्जेब्रिक सम को। अब देखो जरा मैं इसको ऐसे चेंज करता हूँ, अगर ये चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये आई यहाँ पे कितना होगा, सपोज करो ये है 2 एम्पियर और यहाँ पे भी कितना है, ये 3 एम्पियर, ये R1, ये R2। ये जो एंगल होगा, सपोज ये मैंने माना कितना हो गया 80 डिग्री। यहाँ पे एंगल था 60, यहाँ पे एंगल था 80, लेकिन अब भी जो करंट मेरे पास होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी सिंपल 5 एम्पियर, बिकॉज ये फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक सम। इस सिंपल एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा। तो इस तरह से ये मेरे पास जो प्रेशर होता है, टाइम होता है, करंट होता है, 3 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उनको हम सिंपल एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या फॉलो करती हैं, एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर एक नोट इसके बाद मैं आपको लिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ये नोट कर लें सब लोग। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसके पास जो स्केलर भी हो और वेक्टर भी हो? हाँ, हो सकती है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
इज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड, या फिर इसका ऐसे लिख लो हैविंग बोथ स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है विच हैविंग बोथ स्केलर भी है और वेक्टर भी है। कैसे? देखो, अगर इफ एंगल इज लार्ज, इफ एंगल इज लार्ज इट इज फॉलो, एंगल इज लार्ज तो इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। ये इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, नॉट फॉलो क्यूमुलेटिव लॉ। ठीक है, इफ एंगल इज स्मॉल तो क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, यानी डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1, ये बोलेंगे। और एक कैसी क्वांटिटी होगी? फॉलो क्यूमुलेटिव लॉ। अब ये क्या चीज़ है? तो देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती है। देखो कैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इसको थोड़ा सा इसका एंगल में चेंज कर देता हूँ। देखो, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये जो इनिशियली जो एंगल होगा थीटा 1 और ये जो एंगल आया थीटा 2, इन थीटा 2 और थीटा 1 के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात मैंने यूनिट एंड डायमेंशन भी आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाई थी। ठीक है, अब अगर इस मार्कर का मैं एंगल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सपोज करो पहले ये किस डायरेक्शन में, इस तरफ अगर आप देखो तो ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ऊपर जाएंगे तो किस में हो गया? नॉर्थ में हो गया। तो देखो आपने एक बड़ा एंगल चेंज किया, कितना? पहले यहाँ पे था 0, अगर इसको ऊपर ले गए तो एंगल कितना चेंज हो गया? 90 चेंज हो गया। अब डायरेक्शन भी देखो, यहाँ पे पहले थी ईस्ट और फिर हो गई नॉर्थ, यानी ओरिएंटेशन भी यहाँ पे चेंज हो गया एंगल के साथ। तो अगर बहुत बड़े एंगल में चेंज होगा तो ये क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है? ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर इसको फॉलो करे तो उसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव लॉ। तो यहाँ पे बड़ा एंगल अगर होगा तो इसको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। सपोज करो मार्कर है, एंगल चेंज है डी थीटा। डी थीटा मतलब बहुत स्मॉल एंगल चेंज होगा। तो देखो, अगर बहुत स्मॉल एंगल चेंज होगा तो ये कितना भी मैं इसको हल्का सा भी घुमाऊंगा, हल्का सा पीछे करूंगा, हल्का सा ऊपर करूंगा, हल्का सा नीचे करूंगा, तो अप्रोक्सीमेट इसका जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी अगर ईस्ट की तरफ है तो उसको कैसे भी मैं रोटेट कराऊँ आगे पीछे हल्का सा, कितना भी स्मॉल एंगल मूव करो, ये ईस्ट में रहेगा। तो जो ओरिएंटेशन पहले था और बाद में था वही इसके इक्वल रहेगा। इसलिए मेरे पास एक ऐसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो याद रखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर भी है और वेक्टर भी है। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। देखो, एक क्वांटिटी मेरे पास होती है टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी होती है, बहुत लोग बोलते हैं विच टेंसर क्वांटिटी विच क्वांटिटी नॉट स्केलर नॉट वेक्टर। ये तो जनरल बात होगी जो आपने बहुत जगह पे सुनी होगी, बहुत लोग बताते भी हैं कि टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है। तो मैं बताता हूँ टेंसर क्वांटिटी के लिए क्या है, कौन सी टेंसर क्वांटिटी होती है। विच हैविंग सबसे पहला पॉइंट इसमें है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी चाहिए उनको डिफाइन करने के लिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और एक थर्ड चीज इसमें ऐड हो जाती है, वो मेरे पास होता है प्लेन। क्या होता है? प्लेन। तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन की रिक्वायरमेंट भी आपको हो। यानी अगर प्लेन को मैं चेंज कर देता हूँ, जिस प्लेन के अबाउट भी वो क्वांटिटी होगी,
तो अगर उसको चेंज करने, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यानी पूरा फिनोमिना अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली टेंसर क्वांटिटी जो होती है वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के मैकेनिक्स में। सपोज करो ये मेरे पास एक रोड है। क्या है? एक रोड है। इस रोड की लेंथ कितनी है? एल है सिंपल, और मास कितना है? एम है। ये क्या है मेरे पास? सिंपल वन डायमेंशनल रोड है। इस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट, ये देख लो, इसको मैं ऐसे रोटेट कराता हूँ, ठीक है। जब मैं इस रोड को सिंपल ऐसे रोटेट कराऊंगा, ये रोड है मेरे पास वन डायमेंशनल, इस सिंपल सेंटर वाली जो एक्सिस होगी उसके अबाउट अगर इसको रोटेट कराऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आता है एम एल स्क्वायर बाय 12। एक सिंपल सी चीज़ है, एम एल स्क्वायर बाय 12। अब सेम रोड में लेता हूँ, यहाँ पे देखो, ये सेम रोड मैंने ली। अब मैं जिस एक्सिस के अबाउट इसने रोटेट किया, जिस प्लेन के अबाउट इसने रोटेट किया, मैं उसको चेंज करता हूँ। देखो मैं इसको यहाँ पे लेकर के आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। इसके अबाउट ये भी सेम लेंथ है, सेम मास है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो निकल के आता है एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। अब ध्यान से देखें एक बार, सेम रोड, सेम मास, सेम लेंथ, लेकिन जैसे ही मैं एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, पहले सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही थी, अब इसको, इस एक्सिस को मैं थोड़ा साइड में लेके आ जाता हूँ, एक कोने पे, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, यानी प्लेन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मेरे पास कैसी क्वांटिटी होती है? एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसमें मेरे पास आता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस भी मेरे पास कैसी क्वांटिटी? एक टेंसर क्वांटिटी। कैसे? देखो स्ट्रेस को हमें पता है क्या होता है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये सपोज करो मेरे पास एक ऐसा कोई बार है, यहाँ पे आपने लगाया फोर्स P, इसकी लेंथ है मेरे पास L, तो इस प्लेन के अबाउट आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस प्लेन के अबाउट, तो यहाँ से जो स्ट्रेस होगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर फोर्स है P, और ये जो मैंने बार यहाँ पे बनाया है, बार एक यूनिफॉर्म शेप का जो बार है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? स्ट्रेस P अपॉन एरिया। अब अगर मैं प्लेन को चेंज करता हूँ, देखो जरा ध्यान से एक बार, अगर मैं इस प्लेन को चेंज करता हूँ, देखो इस प्लेन को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेन ले लेता हूँ इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से प्लेन ले लेता हूँ जो कितने एंगल पे हो? 60 डिग्री एंगल पे हो। अब यहाँ पे अब यहाँ पे तो P फोर्स लग रहा है, अगर प्लेन में ऐसे लेता हूँ तो एक फोर्स नीचे लगेगा P cos थीटा और एक लगेगा ऊपर P sin थीटा, तो ये P cos थीटा प्लेन के पैरेलल होगा। तो अगर कोई फोर्स किसी प्लेन के पैरेलल होगा तो उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे P cos थीटा बाय एरिया। अगर यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँ, देखो इस स्ट्रेस की बात करूँ नॉर्मल, तो ये होगा P sin थीटा डिवाइड बाय एरिया। खैर इतनी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे हम, अगर प्लेन चेंज हो जाता है तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी बात हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल एडवांस के भी क्वेश्चन इसके बेस पे हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो बस मेरा बताने का पर्पज़ ये था कि प्लेन चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस कैसे क्वांटिटी होती है? एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो उसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था कुछ क्वांटिटीज के बारे में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें आप बड़े ध्यान से कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं नीचे वाले को टेल और ऊपर वाले को बोलते हैं हेड, ठीक है। और ये जो लेंथ होती है ना एल, वेक्टर की जो लेंथ होती है, लेंथ किसको बताएगी? ये बताएगी मैग्नीट्यूड को। किसको बताएगी? मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हेड होगा वो किसको डिफाइन करेगा? डायरेक्शन को। यानी जो एरो लगा रहता है ऊपर की तरफ, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे टेल, एरो के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे एरो होगा उसको बोलेंगे हेड, ऐसे मार्क होगा, और इसकी जो लेंथ होगी इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो हेड बताएगा डायरेक्शन को, और लेंथ विल बी डिफाइंड मैग्नीट्यूड, लेंथ विल बी डिफाइंड मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात हो गई,
ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद अगर मुझे किसी, जैसे मुझे बोल दे कि फोर्स मेरे पास है 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है, ये कंडीशन मुझे दे दे कि फोर्स है 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो इस कंडीशन को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। किसकी फॉर्म में? वेक्टर की फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? जो लेंथ होगी। तो मैं मान लेता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो लेंथ कितनी आ गई? 10 मीटर। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और किस में है? ईस्ट में। ईस्ट मेरे पास इधर होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इधर होता है मेरे पास ईस्ट, ये रहा ईस्ट, ठीक है। और लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो इस फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे और कैसे, कोई मुझे बोल दे कि फोर्स मेरे पास है 10 न्यूटन एट एंगल ऑफ 53 डिग्री, एट एंगल ऑफ 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोला? F इक्वल टू 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कैसे करेंगे? देखो ये बना लेते हैं सिंपल। ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। 10 न्यूटन, अगर F इक्वल टू 10 न्यूटन है तो यानी अगर 1 न्यूटन 1 मीटर में मानता हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये मेरे पास होगा 10 न्यूटन इक्वल टू 10 मीटर, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मीटर, तो 10 न्यूटन इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा, किस डायरेक्शन में? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब देखो, नॉर्थ से ईस्ट, ऐसा आपको देखना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट, यानी इधर है नॉर्थ से ईस्ट, ये देखो ये रहा, ठीक है। कितना एंगल? नॉर्थ से ईस्ट 53 डिग्री, और लेंथ कितनी होगी इसकी? 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से एक वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पे देखो 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मुझे चलना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल 53 डिग्री। जैसे और मुझे क्या बोल सकता है कि F इक्वल टू 8 न्यूटन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एंगल ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये कर सकते हैं यहाँ पे। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। क्या बोला मुझे? 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन इक्वल टू कितना हुआ? ये हुआ 8 मीटर। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ये रहा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना? 60 डिग्री। ये हो गया नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। और इसका लेंथ कितना होगा? ये होगा 8 मीटर। कितना लेंथ होगा? 8 मीटर। तो इस तरह से इस वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना? 60 डिग्री एंगल, और मैग्नीट्यूड कितना? 8 न्यूटन, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से एक वेक्टर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको आप नोट करो। फिर इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये मेरे पास है टेल, ये मेरे पास है हेड, ये मेरे पास है मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, वो देखते हैं इसके बाद, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर है, यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले मेरे पास आता है, वो आता है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं? विच लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे वेक्टर जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करें उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं ये वेक्टर। एक सबसे पहले मेरे पास होता है यहाँ पे पैरेलल वेक्टर, और एक मेरे पास होता है एंटी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर विच हैविंग सेम डायरेक्शन एंड विल बी पैरेलल।
ऐसे वेक्टर जिनमें डायरेक्शन सेम होगा और क्या रहेंगे, वो पैरेलल रहेंगे। देखो जैसे ये एक बनाता हूँ मैं, ये है मेरे पास वेक्टर ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी, ठीक है। दोनों पैरेलल होंगे, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड में सेम है, अलग भी हो सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर बस कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होगी और आपस में कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और एंटी पैरेलल वेक्टर वो होते हैं विच हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, विच हैविंग अपोजिट डायरेक्शन एंड विल बी पैरेलल, है ना। पैरेलल हो सकते हैं लेकिन कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी। कैसे, देखो जैसे ये मेरे पास वेक्टर है, ये मेरे पास है वेक्टर बी, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। और जब दो अपोजिट वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। यानी अगर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, वेस्ट होगी। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पे मेरे पास है ईस्ट और यहाँ पे भी डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट है, ठीक है। तो ये मेरे पास वेक्टर होते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। एक छोटा सा वेक्टर मैं इधर साइड में बता देता हूँ आपको। एक मेरे पास होता है को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। ये क्या होता है, अगर दो वेक्टर मेरे पास इस तरीके से हैं, ये मेरे पास वेक्टर है, ये वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। यानी ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग हो सकता है। लेकिन दोनों केस में अगर इनको टेल से टेल में पॉइंट करा के आपस में इनको मर्ज कर देता हूं तो इस तरह के वेक्टर को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट टाइप जो होता है यहाँ पे वो होता है मेरे पास, नेक्स्ट टाइप जो मेरे पास होता है वो होता है मेरे पास सबसे पहले इक्वलिटी वेक्टर। इक्वलिटी वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए इक्वलिटी वेक्टर में। जैसे ये वेक्टर है मेरे पास ए, ये वेक्टर है मेरे पास बी, तो वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू वेक्टर बी, और एंगल कितना होना चाहिए इनके बीच का, 0, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वलिटी वेक्टर। इसमें दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, सेम रहे। एक मेरे पास होता है निगेटिव वेक्टर। क्या होता है, निगेटिव वेक्टर, वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहे लेकिन डायरेक्शन कैसे हो जाए, अलग अलग हो जाए। जैसे एक वेक्टर है मेरे पास ए, एक वेक्टर मेरे पास है बी, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए अपोजिट डायरेक्शन में बी के, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, और क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस वेक्टर ए। तो ये मेरे पास होता है निगेटिव वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में समान हो, एक जैसे हों, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए इसके बाद एक चीज़ आती है, वो मैं आपको लिखाता हूँ, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग। कि एक वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये है वेक्टर ए और एंगल इस वेक्टर का कितना है, यहाँ से ये मान लिया मैंने, ये है थीटा है, कितना है, थीटा है। देखो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस फॉर्म में, अगर इस वेक्टर को मैं कैसे भी शिफ्ट करता हूँ, सपोज करो मैंने ऐसे शिफ्ट किया यहाँ पे थीटा है, या फिर इसको ऐसे शिफ्ट किया इधर, ये मेरे पास है थीटा बी, ये वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, दो वेक्टर है मेरे पास। इस वेक्टर को देखो, इफ़, पहली कंडीशन ये लिखें, इफ़
वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। अगर दोनों वेक्टर बराबर है, यानी ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, और थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, और ये दोनों एंगल भी मेरे पास बराबर है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर, ये बोलेंगे। अगर मेरे पास वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ऐसा नहीं है, और थीटा ए इक्वल टू थीटा बी है, ये कंडीशन तो खैर सेटिस्फाई 100% नहीं है, लेकिन इस केस में हम ये लिख सकते हैं थीटा ए इक्वल टू अगर थीटा बी है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, तो एक वेक्टर को आप कैसे भी शिफ्ट करें इसको, ठीक है। तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो सेम रहेगा कब? अगर ये वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल हो और दोनों का एंगल भी सेम हो। इसको आप चाहे यहाँ पे भी रख सकते हैं, देखो इस तरीके से, यहाँ पे भी रख सकते हैं इस तरीके से, वेक्टर ए और ये एंगल मेरे पास होगा थीटा ए। बस कंडीशन है कि दोनों मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए, तो ये मेरे पास शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है। दोनों सेम रहेंगे तो इक्वल वेक्टर, और ये मेरे पास होगा पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ अब हम चलते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। एक मेरे पास होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, एक मेरे पास होता है को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर विच कैन बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, different in magnitude and direction. Different can be different in magnitude and direction but lie in same plane. यानी कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो वेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, बट एक सेम प्लेन के अंदर वो लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं? बट लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर वो लाई करेंगे, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। देखो कैसे, जैसे एक बोर्ड है मेरे पास, इस बोर्ड को एक प्लेन मान लेते हैं, इस बोर्ड को देखो मैं ऐसे एक प्लेन मान लेता हूँ इधर, ठीक है। अब कोई वेक्टर ऐसे होगा, कोई वेक्टर ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, देखो, तो सब वेक्टर का ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है वेक्टर किसी और डायरेक्शन में हो या किसी और डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कोप्लेनर वेक्टर होने के लिए कि वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। देखो जैसे एक प्लेन होने का मतलब, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, एक वेक्टर ये है मेरे पास और एक वेक्टर ये है, तो इन वेक्टर को मैं कैसे भी देखो ऐसे रखता हूँ तब भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ऐसे रखता हूँ तब भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इनको ऐसे कर देता हूँ तब भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, या फिर इन वेक्टर को आप, यानी दो वेक्टर को आप कैसे भी रख दो, अगर वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। देखो जैसे और वेक्टर भी यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से, कितने भी वेक्टर किसी भी ओरिएंटेशन में आप रखो, अगर वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, ये नोट कर लो आप। इसके बाद मेरे पास होता है एक मेथड, लिखा देता हूँ आपको, देखो एक होता है मेरे पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर विच लाई इन डिफरेंट प्लेन, यानी एक ऐसा वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो डिफरेंट प्लेन में लाई करे उनको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर। देखो कैसे, जैसे अगर मैं दो वेक्टर की बात करता हूँ, ये दो वेक्टर, ये भी दो वेक्टर, तो इस तरह से कितने भी यहाँ पे वेक्टर मैं ऐड कर सकता हूँ, वो सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि एक ही बोर्ड वाला जो प्लेन है उसी प्लेन के अंदर है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। लेकिन अगर एक ऐसा वेक्टर आ जाए जो किसी दूसरे प्लेन में लाई करे, कैसे? देखो अगर ये मेरे पास है, दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तीसरे वेक्टर को मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ दिखेगी, ये पीछे वाले जो दो वेक्टर हैं तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो बोर्ड वाला प्लेन है, और ये जो वेक्टर है डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, यानी देखो इसका प्लेन कुछ ऐसे होगा, इसका अलग प्लेन होगा और इसका अलग प्लेन होगा, तो ये दोनों एक ही प्लेन में और ये अलग प्लेन में लाई करेगा इधर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे वेक्टर जो नॉन, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, यानी वहाँ पर अगर एक भी वेक्टर किसी दूसरे प्लेन में लाई करेगा तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैं इसके अंदर आपको नोट कराता हूँ। चलिए लिख लिया होगा आपने। अब इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स आते हैं, वो की पॉइंट्स मैं आपको लिखाता हूँ, ठीक है।
कोप्लेनर, ये भी टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही अभी हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले एक की पॉइंट्स अगर मैं आपको लिखाता हूँ यहाँ पे, तो नोट करके आप यहाँ पे लिखें नोट। सबसे पहला नोट क्या है, टू वेक्टर हाउ एवर बी प्लेस, यानी दो वेक्टर को मैं कैसे भी प्लेस करता हूं, इट ऑलवेज विल बी कोप्लेनर, ठीक है। यानी दो वेक्टर को मैं कैसे भी प्लेस करता हूं वो कैसे रहेंगे, ऑलवेज विल बी कोप्लेनर। देखो कैसे, अगर दो वेक्टर है मेरे पास इस तरीके से, आप इनका ओरिएंटेशन कुछ भी रखो, आप इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ये कैसे होंगे, एक कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इनको ऐसे करो तब भी कोप्लेनर होंगे, इनको ऐसे रखो ऊपर की तरफ, ऐसे रख दो तब भी कोप्लेनर होंगे, या फिर इनको ऐसे रखो, ऐसे रखोगे तब भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ऐसे रखोगे तो ये वाला प्लेन होगा पूरा, ठीक है। तो दो वेक्टर हाउ एवर बी प्लेस इट ऑलवेज विल बी कोप्लेनर, ठीक है। मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर डिफाइंड नॉन कोप्लेनर, यानी नॉन कोप्लेनर को डिफाइन करने के लिए, इस टाइप के वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर मुझे चाहिए, मिनिमम वेक्टर मुझे चाहिए 3। सिंपल सी बात है भाई, दो वेक्टर ऐसे लाई करेंगे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इस फॉर्म में तो मैं कितने भी वेक्टर रख दूं वो कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। लेकिन नॉन कोप्लेनर वेक्टर होने के लिए एक वेक्टर एक अलग डायरेक्शन में भी होना चाहिए। यानी मिनिमम कितने वेक्टर मुझे चाहिए कोप्लेनर को डिफाइन करने के लिए, 1 2 और ये 3, ये मैंने लिखा, ठीक है। रिजल्टेंट, या फिर उसको ऐसे लिख लो, मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट 0। यानी किसी भी वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट 0 करना है तो मिनिमम कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी मुझे 2, ठीक है। जब वेक्टर मेरे पास इक्वल है, जैसे ये मेरे पास है 2 मीटर और ये मेरे पास है 2 मीटर, ये वेक्टर ए हो सकता है, ये वेक्टर बी हो सकता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 - 2, ये आएगा मेरे पास 0, ठीक है। तो मिनिमम कितने वेक्टर मुझे चाहिए रिक्वायर करने के लिए, जिनका रिजल्टेंट 0 आए वो होते हैं मेरे पास 2। एक पॉइंट यहाँ पे लिखें कि मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड विच आर नॉन इक्वल फॉर रिजल्टेंट कितना 0। यानी मिनिमम कितने वेक्टर मुझे रिक्वायर हो कि उनका जो रिजल्टेंट आए, लेकिन वो वेक्टर इक्वल नहीं होने चाहिए। रिजल्टेंट कितना है 0, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 3, ठीक है। देखो 0 3 है इसका आंसर। 3 कैसे, देखो एक वेक्टर मेरे पास है 4 मीटर और एक वेक्टर आपने इधर लगा दिया 2 मीटर, ये नॉन इक्वल वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा 2 मीटर, यानी एक वेक्टर आपको अपोजिट में कैंसिल करने के लिए इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको सोल्व करने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए जो आपस में नॉन इक्वल हो, 3 वेक्टर मुझे मिनिमम चाहिए कि जिनका रिजल्टेंट मेरे पास कितना मिले, मुझे 0 मिले, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें और लिख लो, मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, minimum vector required for non-coplanar vector which resultant will be 0। यानी मिनिमम एक नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लिए कितने मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए, जिनका कितने वेक्टर चाहिए जिनका रिजल्टेंट मुझे कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आंसर विल बी 4। क्यों? क्योंकि नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, मिनिमम 3 वेक्टर मुझे रिक्वायर्ड चाहिए
इस तरीके से 1 2 और ये 3, मिनिमम ये होगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो सपोज करो मैंने मान लिया कि चलो ये दो वेक्टर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से, वो पीछे वाले भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो ये इसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है बात। तो मिनिमम की बात हो रही है ना। तो इसको कैंसिल करने के लिए एक अपोजिट में भी एक वेक्टर मुझे पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो कितने वेक्टर हो गए, 1 2 3 और पीछे एक रिजल्टेंट 0। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये उसको कैंसिल कर देगा। तो एक नो कोप्लेनर वेक्टर के लिए मिनिमम कितने वेक्टर हो गए, 4 वेक्टर हो गए, ठीक है। तो मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर नो कोप्लेनर वेक्टर रिजल्टेंट विल बी 0 इज 4। तो इसको आप नोट करो। फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, क्या लिखा है यहाँ पे हमने, 2 वेक्टर हाउएवर वी प्लेस इट ऑलवेज विल बी कोप्लेनर। तो इस तरह से A B C D E 5 पॉइंट मेरे पास है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो मेरे पास होता है वेक्टर का, वो मेरे पास होता है, तो ये सारे पॉइंट थे कोप्लेनर और नॉन कोप्लेन वेक्टर के अंदर। तो एक नेक्स्ट टाइप मेरे पास होता है जिसको बोलते हैं हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ये वेक्टर क्या होते हैं, ये वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, यहां पे लिख लो, वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड which having magnitude is 0 and direction is indeterminate। डायरेक्शन कैसी हो, इनडिटर्मिनेट हो, यानी किसी भी डायरेक्शन में वो लाई कर सकते हैं, इन एनी डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में वो लाई कर सकते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑलवेज विल बी, वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज विल बी 0। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, ठीक है। एक मेरे पास ये है। देखो इस वेक्टर की जरूरत आपको क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ेगी। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा कि इस वेक्टर की क्या जरूरत है, क्यों इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक मेरे पास होता है एक्सियल वेक्टर। क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, देखो, विच लाई along axis of rotation, which lie along axis of rotation। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। देखो कैसे, अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है और इस एक्सिस के अबाउट आप इसको रोटेट करा रहे हो, जाहिर सी बात है सेंटर वाली जो एक्सिस होगी ये पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे एक्सियल वेक्टर में, डायरेक्शन बताएंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे, देखो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलेगा कि फिंगर जो है आपकी, फिंगर कर्ल करो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। थंब की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमाता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर है, ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन यहां पे कैसी आएगी, डायरेक्शन आएगी अपवर्ड। क्यों, क्योंकि थंब मेरे पास कहां पे है, थंब मेरे पास है अपवर्ड, थंब मेरे पास है अपवर्ड, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, अपवर्ड। सोचो क्लॉकवाइज होता, ऐसे होता क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता तो थंब मेरा किधर आता, नीचे आता, तो डायरेक्शन कैसी हो जाती, डाउनवर्ड। यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन अपवर्ड, क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन नीचे यानी डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये था मेरे पास जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर मेरे पास एक्सियल वेक्टर। तो राइट, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप मेरे पास आता है, नेक्स्ट टाइप मेरे पास होता है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच
हैविंग मैग्नीट्यूड 1, विच हैविंग मैग्नीट्यूड 1, या फिर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड जिसका होता है उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। एक पॉइंट ये होता है डिफाइन करने के लिए। दूसरा पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर को? मैथमेटिकली व्हेन ए वेक्टर डिवाइड by its own magnitude is defined unit vector। क्या बोला? मैथमेटिकली व्हेन ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इट डिफाइंड एज अ यूनिट वेक्टर। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर को? ऐसे बनाएंगे, ए ऊपर लगा देंगे ऐसे कैप इक्वल टू वेक्टर का साइन होता है ये अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। देखो मैंने आपको शायद वहाँ पे लिखाना शायद रह गया है, जहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन वेक्टर आपको बताया था कि जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म के लिए। तो अगर एरो लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? किसकी फॉर्म हो गई? ये वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, कैसी फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म हो गई। तो उसको आप याद रखें कि इजी पर्पस के लिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। और अगर ऐसे में मोड यहाँ पे लगा देता हूँ तो मोड लगाने का पर्पस कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसको डिफाइन करेगा। देखो ऐसे, ये किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। यानी इसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा अगर मैं मोड लगा देता हूँ, और खाली एरो अगर लगाऊंगा तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। खैर यूनिट वेक्टर पे वापस आते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करके नहीं? वेक्टर ए अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल कैसे होगा इसका? अगर दिया फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन इन ईस्ट, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन इन ईस्ट, इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करना है। तो कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर? क्या होगा? एफ कैप इक्वल टू वेक्टर एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, वेक्टर एफ कितना है? 10 न्यूटन इन ईस्ट अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे? 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड। खाली अगर बात करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ मेरे पास क्या आएगा? 1 न्यूटन। कितना आएगा? 1, यह आएगा 1 इन ईस्ट। यानी मैग्नीट्यूड कितना है इसका? यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड मेरे पास आया 1। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा मिलेगा? मुझे 1 मिलेगा। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है यूनिट वेक्टर यूज फॉर डिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है? यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, और कोई यूज नहीं होता यूनिट वेक्टर का। ठीक है, डायरेक्शन कैसे? जैसे कभी आप व्हीकल लेके गए हैं मेन रोड पे, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होल्डिंग लगे रहते हैं हाईवे के ऊपर। तो हाईवे के ऊपर अगर होल्डिंग लगे रहते हैं उसमें आपने देखा होगा लिखा रहता है नागपुर 25 किलोमीटर। नागपुर 25 किलोमीटर, एक छोटा सा एरो ऐसे लगा रहता होगा डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए जो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, और काम इसका क्या है? डायरेक्शन को दिखाना। से दिल्ली लिखा रहता है, दिल्ली कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। तो छोटा सा एरो वहाँ पे लगा रहेगा, उसी को बोलेंगे यूनिट वेक्टर, जिसका काम होगा डायरेक्शन को डिफाइन करना। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूज फॉर डिफाइन डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट ये होगा डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज विल बी सेम ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। जैसे फोर्स का ओरिजिनल वेक्टर किस में था? ईस्ट डायरेक्शन में था। देखो ईस्ट में, ये था ईस्ट में। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर मेरे पास होगा वो भी किस में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर। अगर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मीटर मान लेता हूँ, और यहाँ पे कितना होगा? 1 मीटर। तो ये यूनिट वेक्टर, ये ओरिजिनल वेक्टर। तो डायरेक्शन दोनों वेक्टर की मेरे पास कैसी रहेगी? हमेशा वो सेम रहेगी। तो ये था मेरे पास कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में। तो इसको आप नोट करो, फिर आगे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने यूनिट वेक्टर के बारे में सारी चीज़ें। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, यूनिट वेक्टर ऑलवेज विल बी डायमेंशनल लेस।
यानी यूनिट वेक्टर कैसा होता है मेरे पास, हमेशा एक डायमेंशन लेस होता है। क्यों होता है डायमेंशन लेस? देखो यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ भी 10 न्यूटन, इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, ये भी न्यूटन में होगा, ये भी न्यूटन में होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, यूनिट लेस, यानी डायमेंशन लेस मेरे पास क्वांटिटी आएगी। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज विल बी डायमेंशन लेस। तो इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है, ये कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है, ये नोट कर लिया आराम से। अच्छा, इसके बाद कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। देखो की पॉइंट्स क्या है मेरे पास, वेक्टर के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला नोट करके यहाँ पे लिखेंगे आप नोट। तो नोट करके क्या लिखेंगे, इफ अ वेक्टर, इफ अ वेक्टर, यहाँ पे ऐसे लिख लें, if a vector shift parallel itself, its magnitude will not be change। यानी एक वेक्टर को अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। कैसे? देखो, अगर ये वेक्टर है मेरे पास ए, इसको शिफ्ट करता हूं मैं, ये कर दिया मैंने शिफ्ट, वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी अगर पैरेलल में कहीं पे भी शिफ्ट करूँ, नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे शिफ्ट किया, या फिर इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, है ना, ये भी वेक्टर ए है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो अपने खुद के पैरेलल इटसेल्फ, जैसे ये था, इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, इफ rotate a vector by angle थीटा, इफ रोटेट अ बाय एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा मेरे पास कितना हो, 2 पाई, यानी कितना हो 360, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड नहीं, हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 360, वेक्टर विल नॉट बी चेंज। और यहाँ पे भी पहले इट्स वेक्टर, यानी इट वेक्टर, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेलल इटसेल्फ, देन वेक्टर विल नॉट बी चेंज। क्योंकि वेक्टर क्यों लिखा मैंने, वेक्टर लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहता है। अगर मैग्नीट्यूड लिखता तो डायरेक्शन, इसका मतलब ये हो जाता है कि डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, इफ आई रोटेट एन वेक्टर बाय एंगल थीटा, जहाँ पे थीटा मेरे पास कितना है 2 पाई, 360 डिग्री, वेक्टर विल नॉट बी चेंज। जैसे एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से वेक्टर है, अब इसको घुमाता हूँ, अगर मैं पूरा देखो ऐसे घुमाता हूँ, अगर पूरा कितना एंगल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे 360, तो जहाँ पे वेक्टर इनिशियल कंडीशन में था वापस घूम के वहीं पे आ जाएगा। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, एक थीटा को 2 पाई रोटेट किया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर थीटा मेरे पास हो 2n पाई, या फिर क्या लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू 2 पाई इंटू n, जहाँ पे n मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है, n क्या है मेरे पास, एक इंटीजर है। तो इंटीजर अगर होगा, जैसे n इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 2 3 4 इस तरीके से, तो थीटा मल्टीपल आएगा हमेशा 2 पाई इंटू एन का। तो इस कंडीशन में वेक्टर ऑलवेज विल बी सेम, वेक्टर ऑलवेज विल बी सेम। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसके अपोजिट पॉइंट की बात करता हूँ, है ना, देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर अपोजिट पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, देखो, है ना, इफ, ये सी पॉइंट है, इफ वेक्टर रोटेट एट एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल से इसको रोटेट कराते हैं, यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है 2 पाई n, है ना, लेकिन n मेरे पास इंटीजर नहीं है, n मेरे पास इंटीजर नहीं है। कहने का मतलब अगर सपोज करो n मेरे पास है 1/2, तो थीटा कितना आएगा 2 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी पाई, यानी कितना आएगा 180 डिग्री, यानी वेक्टर कितना शिफ्ट होगा 180 शिफ्ट होगा। जैसे कैसे शिफ्ट होगा, देखो जैसे अगर वेक्टर यहाँ पे इस तरीके से है, इनिशियली वेक्टर ये था, तो अपोजिट चला जाएगा, यानी कितना शिफ्ट होगा यहाँ से
180। तो इस केस में ये वेक्टर आ गया, तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा सेम, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब कि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये है मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन। थोड़ा सा आप दिख सकते हैं यहाँ पे, ये सी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा सी पॉइंट, इफ वेक्टर रोटेट एट एंगल थीटा, जहाँ पे एन मेरे पास इंटीजर नहीं है तो एन की वैल्यू कितनी मानी, सपोज करो 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा मुझे मिलेगा पाई या फिर 180। तो 180 का मतलब कि वेक्टर अगर नीचे ऐसे है तो रोटेट कितना कर जाएगा 180। तो यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन थी पहले ईस्ट और अब यहाँ पे रोटेट करके 180 कितनी होगी, वेस्ट हो गई। तो ये थे मेरे पास कुछ की पॉइंट्स, इसको आप नोट करो। फिर नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक बच गया, उसको भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ये लिख लिया होगा आई होप सबने, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है, नोट करके उसको भी आप लिख सकते हैं। एक की पॉइंट है, ये आप लिख लो, इफ टू वेक्टर join टेल बाय टेल। अगर दो वेक्टरों को मैं टेल बाय टेल ज्वाइन करता हूं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स will always be स्मॉलेस्ट। यानी इफ टू वेक्टर ज्वाइन टेल बाय टेल, एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल ऑलवेज बी स्मॉलेस्ट। यानी अगर दो वेक्टरों को मैं टेल बाय टेल ज्वाइन करता हूं तो उनके बीच का वही एंगल कंसिडर करेंगे जो मिनिमम होगा। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, एक वेक्टर मेरे पास ये है, एक वेक्टर मेरे पास है, यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है 240, ये मुझे मेंशन किया है। और आपसे पूछ ले कि बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो देखो हमें क्या लेना है कि यहाँ पे भी टेल से ज्वाइन है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, थीटा स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये कितना होगा, पूरा एंगल मेरे पास कितना होता है 360 माइनस 240, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमें कंसिडर करना है दो वेक्टर के बीच में। जैसे अगर आपको ऐसे दे दे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर सपोज करो ये दिया है आपको, ठीक है, यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, ठीक है, और इनके बीच का एंगल आपको कितना दिया है, सपोज ये एंगल दिया आपको 140, कितना डिग्री दिया है 140। तो दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, टेल बाय टेल इनको ज्वाइन कर लो। जैसे टेल बाय टेल कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ये वेक्टर इधर है, इसको आगे शिफ्ट करता हूँ, ये ऐसे था ना मेरे पास, देखो ये वेक्टर ऐसे था, इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ आगे, ये किया मैंने। यहाँ पे एंगल कितना था 140। टेल टू टेल होने के बाद ये जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा इसी को कंसिडर करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 140। भाई पूरे 180 है, इसमें से 140 को माइनस करेंगे, कितना आएगा ये आएगा 40 डिग्री। तो यही एंगल मेरे पास होगा जो दो वेक्टर के बीच में होगा, क्योंकि टेल बाय टेल इनको मैं ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे भी टेल वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल, ये कर लिया मैंने। देखो एक दो वेक्टर के बीच का एंगल ये भी हो सकता है, ये वाला देखो, लेकिन ये क्या होगा, बड़ा एंगल होगा। बड़ा एंगल में कंसिडर नहीं करना है, विच ऑलवेज बी कंसिडर स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो ये था मेरे पास कुछ वेक्टर के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, इस टाइप में दो चीज़ें रह गई हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको मैं अलग से कराऊंगा आपको, क्योंकि एडवांस और मेंस में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।